नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिहार में। मैं डॉक्टर अनुपम द्विवेदी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को मैं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा रहा था। पिछला वीडियो में मैंने आपको दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत समझाया। आज मैं राज्य की उत्पत्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, उसको लेकर आप लोगों को समझाऊंगा कि सामाजिक समझौता सिद्धांत है क्या है, इसकी मूलभूत मान्यताएं क्या है, कैसे हुआ क्या सामाजिक समझौता सिद्धांत के बेसिक जो फीचर्स हैं, मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो कि अन्य सिद्धांतों से इसको अलग करते हैं। ठीक है, इसी को लेकर आज मैं चर्चा करूंगा सामाजिक समझौता सिद्धांत पे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आए हुए हैं और आते ही रहते हैं। ठीक, एक सेकंड, पेन की मोटाई थोड़ी सी पतली करते हैं। ठीक, ओके। सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है एक सेकंड, पेन की मोटाई फिर ज्यादा पतली हो गई। ठीक है, ठीक, एकदम सही। सामाजिक समझौता का सिद्धांत, बेसिकली जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत यह 17वीं 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता यह आया कब? सामाजिक समझौता सिद्धांत हेडिंग डाल के हम बता रहे हैं आपको कि सामाजिक समझौता सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत की कमियों को बताने के लिए आया। अगर इसके हम मूल मान्यताओं पर विचार करेंगे, सामाजिक समझौता के मूल मान्यताओं पर विचार करें तो 3-4 बातें उभर कर आती हैं। पहली बात, यह 17वीं 18वीं शताब्दी में 17वीं 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत आया, शताब्दी में आया। पहली बात इसके लिए हो गया कि यह 17वीं 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता का सिद्धांत आया। दूसरी बात, अभी तक आप लोगों को जो बताया गया, इसके पहले जो सिद्धांत थे सामाजिक समझौता सिद्धांत के पहले, शक्ति का सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत, तो उन दोनों सिद्धांतों के द्वारा माना गया। दैवीय सिद्धांत यह मान रहा है कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा हुआ। शक्ति का सिद्धांत मान रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के पीछे शक्ति का हाथ है। लेकिन ये दोनों मत में तमाम कमियां हैं। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता सिद्धांत है और वह कहता है कि राज्य जो है वह मानव निर्मित संस्था है, यानी कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। ठीक, राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, यानी कि इसके लिए मानव निर्मित को एक आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कृत्रिम संस्था है। ठीक है, कृत्रिम संस्था है। अब अगर कृत्रिम संस्था आप मान ले रहे हैं तो दैवीय संस्था से अलग हो जा रहा है यह सिद्धांत। अगर दूसरे पॉइंट्स की इसकी विशेषताओं के हम दूसरे पॉइंट्स को लेते हैं, तीसरे पॉइंट्स को, तो देखते हैं यह कह रहा है कि राज्य के पीछे जो एक मोटिवेशनल जो फैक्ट है वह यह है, उसको जो एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, वह यह है कि पारस्परिक समझौता के द्वारा है राज्य की उत्पत्ति हो रही है। यानी कि लोगों को जो राज्य बनाने के पीछे जो मनसा थी वह यह नहीं थी कि शक्ति के द्वारा दैवीय, वह कहते थे कि कुछ लोग मिल करके एक राज्य रूपी संस्था का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो फैक्ट है कि पारस्परिक समझौता के द्वारा राज्य का निर्माण किया गया, राज्य का निर्माण किया गया। ठीक, न कि शक्ति के द्वारा, न कि शक्ति के द्वारा। 3 बातें, अगर हम 3 बातें समझ गए, सामाजिक समझौता सिद्धांत की 3 बातें अगर हम समझ गए तो बेसिक उसकी जो विशेषता है उसको हम समझ गए सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। प्रश्न उठता है कि यह विचार लाया कौन?
ऐसे विचार सामाजिक समझौता के विचार कौन लाए हैं, तब इसमें हम देखते हैं कि इसमें 3 विचारक आते हैं। ठीक है, इसमें जो विचारक आते हैं सामाजिक, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वे सीधे सीधे तो मिलान के लिए आ जाता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक समझौता सिद्धांत किसने दिया, तो ग्रुप में नाम आ जाता है, जैसे 4 विकल्प ABCD करके दे दिया और आपको छांटना होगा कि इसमें कौन सामाजिक समझौता के समर्थक थे और कौन सामाजिक समझौता के समर्थक नहीं थे। ऐसे एग्जाम विकल्प में TGT में भी आया हुआ बार बार क्वेश्चन, PGT में भी आया हुआ और GIC के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक कौन कौन से हैं। यह सबसे आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता दूं, हॉब्स। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा उसको यह क्वेश्चन पता होगा, हॉब्स। दूसरे विचारक हैं लॉक, दूसरे विचारक जो कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, लॉक। और एक तीसरा विचारक है जीन जैक रूसो, तो हम इसको पूरा उसका नाम नहीं लिख रहे हैं, केवल जीन जैक रूसो कर दे रहे हैं, यानी कि जो विकल्प बन रहे हैं हॉब्स, लॉक, रूसो का, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हॉब्स, लॉक, रूसो ही 3 विचारक ऐसे हैं जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। और बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहे हैं, विकल्प में ABCD में 3 विकल्प ए रहते हैं और एक चौथा विकल्प कोई और रहेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इनकी पुस्तकों का नाम क्या है, इनकी पुस्तकों का नाम क्या है, यानी कि सामाजिक समझौता का जो विचार इन्होंने दिया किस पुस्तक में दिया है। तब मैं इनकी पुस्तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्नों में आ रहा है, पूछा जा रहा है, उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहले जो विचारक है थॉमस साहब, इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम लेवियाथन, इनकी पुस्तक का नाम लेवियाथन है। लेवियाथन मतलब होता क्या है, अगर लेवियाथन का अर्थ पूछा जाए, लेवियाथन का अर्थ भी बहुत बार पूछा जा चुका है, एक विशाल जानवर। ठीक है, एक विशाल जानवर। अगर लेवियाथन का अर्थ पूछेंगे, अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछेंगे तो एक विशाल जानवर। ठीक है, एक विशाल जानवर। ठीक, लेवियाथन का शाब्दिक अर्थ होता है एक विशाल जानवर। अब आते हैं लॉक, जॉन लॉक, और जॉन लॉक की पुस्तक का क्या नाम है, तो जॉन लॉक की पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट यह पुस्तक है जॉन लॉक के। होता क्या है, अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, जब आपको GIC मेंस का एग्जाम देना होगा, ठीक है, GIC मेंस के एग्जाम में आपको परीक्षा का माध्यम चुनना होता है कि किस माध्यम में एग्जाम देना है मुझे। अगर आपने वहां पे हिंदी माध्यम चुन लिया कि मुझे परीक्षा हिंदी माध्यम में देना है, तब आप वहां पे टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट्स को इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, इस प्रकार से नहीं लिखेंगे टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ऐसे करके नहीं लिखना है आपको। ठीक है, रॉन्ग इफेक्ट जाता है। और क्योंकि पुस्तक है तो पुस्तक का हम लोग ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, नाम है। ठीक है, पुस्तक एक नाम होता है, पुस्तक का नाम होता है, तो नाम को हम ट्रांसलेट करके भी नहीं लिख सकते, उसको टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट ही लिखना होगा, लेकिन आपको देवनागरी लिपि में लिखना होगा, ना कि आंग्ल भाषा में, क्योंकि मैंने मीडियम जो चुना है वह चुना है हिंदी मीडियम, देवनागरी लिपि। तो जब आंसर लिखेंगे तो आंसर राइटिंग में ये सब चीजें ध्यान देनी है कि मुझे लिखना तो इंग्लिश वाला टर्म ही है, लेकिन देवनागरी लिपि में लिखना है, हिंदी में लिखना है। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा आपका उत्तर, इफेक्टिव आपका ज्यादा होगा, प्रभावित ज्यादा करेगा। अगर आप किताबों का नाम या जो इंग्लिश के टर्म्स हैं आप उसको इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में लिखें। आप निबंध में ऐसा कर सकते हैं, आप निबंध में कुछ इंग्लिश के कोटेशंस दे सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको हिंदी पे ज्यादा फोकस करना होगा, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना होगा, स्टैंडर्ड हिंदी का प्रयोग करना होगा। ठीक है,
तो हाब्स की पुस्तक लेवियाथन, जिसका अर्थ है एक विशाल जानवर, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक की पुस्तक है। और एक जो तीसरे विचारक होते हैं जीन जैक रूसो, इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनकी पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड, ठीक, इनकी पुस्तक का नाम है सोशल। अच्छा, होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना दे करके पुस्तक का नाम इसका ट्रांसलेट भी कर देता। भाई आयोग है, कुछ भी कर सकता है, आयोग है, कुछ भी कर सकता है। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांसलेट करके सामाजिक समझौता को कर दे रहा है कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत, सामाजिक समझौता का सिद्धांत कौन लिखा किताब, ठीक है, सामाजिक समझौता पुस्तक किसने लिखा, तो जीन जैक रूसो हो जाएगा। ठीक है, तो तीन विचारक हो गए, हॉब्स, लॉक, रूसो, और इन तीनों की पुस्तक हो गई। केवल आपको इस पेज से, केवल आपको इस पेज से 4-5 क्वेश्चन पीएचडी में मिल जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में आएगा कौन, लेकिन इस पेज से एक क्वेश्चन आएगा जरूर, इस पेज से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक, अब मैं इनको अलग अलग समझा रहा हूं, इनको अलग अलग बता रहा हूं कि हॉब्स ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत को कैसे स्वीकार किया। ठीक है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत को कैसे स्वीकार किया, लॉक ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत को कैसे स्वीकार किया, और रूसो ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत को कैसे स्वीकार किया। इसको हम अगर एक चार्ट में देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक चार्ट में देखते हैं, आपको एक कहानी सुना देते हैं, अच्छा तब चार्ट बनाते हैं। हुआ है कि अगर प्रश्न उठ रहा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत कि राज्य की उत्पत्ति मानव के द्वारा हो रही है, पारस्परिक समझौताओं के द्वारा हो रही है, ठीक है, और वह जो है दूसरी बात यह है कृत्रिम संस्था है। जब यह प्रश्न पूछा जा रहा है या उठ रहा है कि भैया अगर कृत्रिम संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो कि पारस्परिक समझौता के द्वारा लोगों को द्वारा बनाया गया है, तब जब राज्य नहीं था तब की क्या अवस्था थी, राज्य के पूर्व की क्या अवस्था थी, इस पे प्रश्न उठ रहा है कि अगर राज्य आज के दिन में बना है, ठीक, तो आज के पहले की जो अवस्था थी यानी कि राज्य के पूर्व की क्या अवस्था थी, वह क्या अवस्था थी, उसके लिए टर्म्स यूज किया गया प्राकृतिक अवस्था। ठीक है, वह टर्म जो यूज किया गया प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट। अगर नेचुरल स्टेट की बात की जा रही है तो जितने भी सामाजिक समझौता के विचारक हैं, चाहे वे हॉब्स हो, लॉक हो या रूसो, उन्होंने सब लोगों ने प्राकृतिक अवस्था को माना। प्राकृतिक अवस्था को एक सामान्य शब्दों में कहेंगे राज्य के पूर्व की अवस्था। प्राकृतिक अवस्था का वातावरण कैसा रहा होगा, उसका जो परिस्थितियों का वहां पे कैसे रहा होगा, यह सब लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। हॉब्स अलग कह रहा है, लॉक अलग कह रहा है, रूसो अलग कह रहा है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था को सब मान रहे हैं। ठीक है, अगर प्राकृतिक अवस्था है तो क्या कारण है कि प्राकृतिक अवस्था से व्यक्ति अपने आप को स्विच करके राज्य की अवस्था में ला रहा है, क्या कारण है, तो उसके कारण को भी बताना होगा। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था के बाद उसके कारण को बताना होगा कि क्यों लाया गया राज्य। ठीक, अगर राज्य लाया गया तो कैसे लाया गया, ठीक है, कैसे लाया गया तो बताएंगे आपकी सामाजिक समझौता के द्वारा लाया गया, और फिर सामाजिक समझौता के द्वारा लाया गया तो सामाजिक समझौता का स्वरूप क्या है, सामाजिक समझौता का स्वरूप क्या है, सामाजिक समझौता के उपरांत तो जो राज्य बनता है उसका स्वरूप क्या है। इन 5 बिंदुओं पे हम विचार करेंगे, और अगर अगर हॉब्स को पढ़ाएंगे 2 अधूरे रह जाएंगे, लॉक को पढ़ाएंगे तो भी, अगर हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, एक चार्ट में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इसीलिए मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं जिससे आपके सारी चीजों का अर्थ क्लियर हो जाए कि किसने क्या कहा सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थकों में। ठीक है, तो सामाजिक समझौता के सिद्धांत, एक पेन का कलर थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, ठीक है, कलर ये भी अलग जा रहा है, ठीक, इसको ही लेते हैं। ठीक, सामाजिक समझौता ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत
अगर विचार देखा जाए तो इसमें आ रहे हैं हाब्स, लॉक और रूसो। हाब्स, लॉक और रूसो, ये तीन विचारक आ रहे हैं जो कि सामाजिक समझौता के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अगर हम सामाजिक समझौता के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं इनके द्वारा, तो इन तीन को एक साथ अध्ययन करेंगे तो सामाजिक समझौता का सिद्धांत और बढ़िया क्लियर होगा और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको सामाजिक समझौता सिद्धांत का उत्तर लिखने के लिए आ जाए तब भी आप लिखने में सक्षम होंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 3-4 बनते हैं वे आप तो करने में सक्षम होंगे ही। ठीक है, अब प्रश्न उठ रहा है, जो चार्ट बन रहा है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में पुस्तक का नाम। ठीक, यह जो चार्ट है कि पुस्तक किसकी पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है, किसकी पुस्तक का क्या नाम है, तो आप यहां पे लिखेंगे लेवियाथन। ये मैं आपको याद करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए चार्ट बनाओ, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि वह चार्ट बना के तैयारी करवाया जाए। ठीक है, तो चार्ट बनवाया गया। अब हाब्स के पुस्तक का नाम क्या था? हाब्स की पुस्तक का नाम था लेवियाथन, और लॉक की पुस्तक का नाम क्या था? ट्रीटाइज सिविल गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, और रूसो की पुस्तक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब प्रश्न उठता है कि राज्य की अवस्था जो है, जो राज्य की अवस्था है, यानी कि राज्य के पूर्व की अवस्था, तो प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था कैसी है? ठीक है, प्राकृतिक अवस्था कैसी है? तब प्राकृतिक अवस्था के विषय में हाब्स कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वह एक हिंसक, बर्बर, पाशविक समाज का बोलबाला था उस समय। यानी कि हाब्स कह रहा है जो प्राकृतिक अवस्था है वहां पे व्यक्ति के जीवन का संकट पाया जाता था, व्यक्ति का जीवन एकदम भयग्रस्त था, हिंसात्मक व्यवहार हो रहे थे, मानवीय मूल्य का कोई वहां पे उपलब्धता नहीं थी, मानवीय मूल्य नहीं पाया जाता था। यानी कि जो हाब्स के समय का प्राकृतिक अवस्था है वह है हिंसक, पाशविक, बर्बर अवस्था। ठीक है, हिंसक, पाशविक और बर्बर की अवस्था थी। ठीक है, हिंसक, पाशविक, बर्बर की अवस्था थी, जिससे कि जीवन संकट था, और जीवन संकट के वजह से ही राज्य के उत्पत्ति को कहा गया कि अगर जीवन के संकट को मिटाना है, समाप्त करना है, जीवन के संकट को समाप्त करना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो राज्य की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे हिंसक, पाशविक और बर्बर की अवस्था होता है। लेकिन यहाँ पे लॉक कह रहा है ना भैया ना, ऐसा नहीं है। लॉक कह रहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह एक शांतिप्रिय अवस्था थी, वह एक शांतिप्रिय अवस्था थी, संयमित अवस्था थी, और सब लोग खुशहाली पूर्वक प्राकृतिक अधिकार के साथ अपने जीवन यापन को जी रहे थे। ठीक है, यानी कि शांतप्रिय, आदर्श, ठीक है, वह खुशहाल, वह खुशहाल अवस्था। ठीक, यानी कि लॉक कह रहा है कि शांत प्रिय, आदर्श और खुशहाल अवस्था थी प्राकृतिक अवस्था। और हुआ क्या कि रूसो जो कह रहा है कि भैया आदर्श की अवस्था नहीं थी, हुआ है कि शुरुआत में रूसो जो कह रहा है प्राकृतिक अवस्था के विषय में, अगर हाब्स कह रहा है कि हिंसात्मक था, लॉक कह रहा है कि आदर्श अवस्था थी, खुशहाल थी, शांतिपूर्ण थी, लेकिन रूसो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वह खुशहाल शुरुआत में थी, लेकिन बाद में वह हिंसात्मक होती चली गई। यानी कि शुरुआत में वह शांतिप्रिय अवस्था थी,
शांति प्रिय अवस्था थी, ठीक है, लेकिन बाद में हाप्स के यानी कि अशांत प्रिय हो गई, ठीक, लेकिन बाद में अशांत प्रिय अवस्था हो गई, ठीक। ठीक, अशांत प्रिय बाद में अशांत प्रिय अवस्था, अशांत प्रिय अवस्था हो गई, ठीक। अब अगर दो बातें क्लियर हो गई, दो बातें क्लियर हो गई कि पुस्तक का नाम क्या था और प्राकृतिक अवस्था राज्य के पूर्व की अवस्था क्या थी। अगर क्या थी हो गया, ठीक है, तो फिर क्यों आया? अगर प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार थी तब क्यों आया राज्य के जो प्राकृतिक अधिकार थे, ठीक है, जो इस प्रकार की अवस्था थी राज्य की, उसको हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर कि ठीक, अगर यह चार्ट पूरा हो गया तब तीसरी बात आ रही है कि अगर प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार थी तो राज्य क्यों आया, ठीक है, राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक। इस प्रकार से टेक्निकल तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, चार्ट बना के पढ़ेंगे, तो आप पूरे हाप्स ला क्रूसो को एक साथ समझने में सक्षम होंगे, ठीक है। राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, तब हाप्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था हिंसात्मक बर्बर थी और व्यक्ति के जो अधिकार थे वे आत्मरक्षा के अधिकार, उस पर संकट था, ठीक है। तब व्यक्ति अपने जीवन रक्षा के अधिकारों के लिए समस्त अधिकार संप्रभु को सौंपता है और एक समझौता करके राज्य का निर्माण करता है, यानी कि जीवन रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए जीवन की रक्षा के लिए वह राज्य की आवश्यकता को महसूस करता है, क्योंकि उस टाइम पे हिंसक पाशवी को बर्बर अवस्था थी, कब जीवन का अंत हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता था, ठीक है। हाप्स ने इस अवस्था से निकलने के लिए राज्य की आवश्यकता महसूस की, ठीक है। वहीं पे लॉक कह रहा है, जॉन लॉक कह रहा है कि राज्य की जो अवस्था थी वह क्यों आई, तो इसमें कहा गया कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रश्न उठता है कि प्राकृतिक अधिकारों की बात लॉक कर रहा है, तो हम कहेंगे जी हां, प्राकृतिक अधिकारों की बात लॉक कर रहा है, और लॉक ने, जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार माना, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार किया। एक तेज लिखने के चक्कर में राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब हो जाती है, ठीक है। लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार किया, ठीक है। कौन कौन? जीवन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन तो इतनी बार आया हुआ है कि अब क्या बताएं, हर बार क्वेश्चन में आता है प्राकृतिक अधिकारों को लेकर के, ठीक है। जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, इन 3 अधिकारों को लॉक कहता है कि ये तीनों अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है और इनको हम रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। उन्हें प्रकृति प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए
उन्हें प्रकृति प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य रूपी संस्था का निर्माण होता है। लेकिन जब मामला यहां पर आता है, हाब्स के बाद, लाक के बाद रूसो पे आता है, तो रूसो कहता है कि प्रारंभ में जो प्राकृतिक अवस्था थी वह तो एकदम शांतिप्रिय अवस्था थी, लेकिन जैसे ही वहां पे कुछ लोग, कुछ जो वहां का मुखिया, जैसे कबीले का जो मुखिया होता है, वह किसी जमीन को घेर करके, फेंचिंग करके वो उसको अपना बनाने का प्रयास कर रहा है कि दिस इज माइन, यह मेरा है, इस हिसाब से अपने पराये का भेद स्टार्ट करता है। उसी अपने पराये की भेद को समाप्त करने के लिए सामान्य इच्छा के तहत एक राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे आप कह दीजिए कि क्यों कह रहा है, तब स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ठीक है, ठीक, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सामान्य इच्छा, सामान्य इच्छा के तहत राज्य की उत्पत्ति की जाती है, उत्पत्ति की जाती है। ठीक, अब क्लियर हुआ ना कि एक सेकंड, अब अगर यहां तक क्लियर हो गया तो देखिए, राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीवन रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ी। लाक कहता है प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता पड़ी, और वहां पे कह रहा है, रूसो का एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट है, रूसो का कोटेशन, जैसे कि एग्जाम में कोटेशन भी पूछे जाते हैं। रूसो का जो कोटेशन था, रूसो यह कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, अगर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह जंजीरों से चारों तरफ जकड़ा हुआ है, तो वह जंजीर से ही स्वतंत्रता की बात कर रहा है कि सामान्य इच्छा के द्वारा, सामान्य इच्छा के द्वारा ही हम हमारी स्वतंत्रताएं सुनिश्चित हो सकते हैं, और राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहा है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि अगर वह राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहा है और सामाजिक समझौता के तहत, ठीक है, सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की बात कर रहा है, तो प्रश्न उठता है कि समझौते का स्वरूप क्या होगा। प्रश्न उठ रहा है कि समझौते का स्वरूप क्या होगा, यानी कि सामाजिक समझौता का हो गया, फिर समझौते का स्वरूप क्या है, समझौते का स्वरूप क्या है। तो समझौते का स्वरूप के विषय में आपको बता दे रहा हूं कि हाब्स कहता है कि व्यक्ति समस्त अपने अधिकार, व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था से इतना ऊब चुका था, उसके झंझटों से, उसके झंझावतों से इतना ऊब चुका था कि वह तत्काल प्राकृतिक अवस्था को फेंक देना चाहता है और नई अवस्था में, राज्य रूपी अवस्था में आने का इतना आतुर है कि वह समस्त अधिकार, अपने अधिकार को सौंपता है उस संप्रभु सत्ता को, जिसको स्वीकार कर, जिसको नाम देता है लेवियाथन। यानी कि हाब्स कहता है कि मैं लेवियाथन को अपने समस्त अधिकार दे रहा हूं, बस मेरी जीवन रक्षा को वे कंफर्म करें। ठीक है, तो यहां पे समझौते के स्वरूप के विषय में कहा जाता है कि लेवियाथन को समस्त अधिकार, लेवियाथन को समस्त अधिकार सौंप देता है, लेवियाथन को समस्त अधिकार सौंप देता है। ठीक है, और यहां पे लेकिन आप सेल्फ डिफेंस के अलावा यहां पे कर दीजिए, सेल्फ डिफेंस के अलावा, एक सेकंड, ठीक है, सेल्फ डिफेंस के अलावा, ठीक है, सेल्फ डिफेंस को वो नहीं सौंपता। सामाजिक समझौता के तहत व्यक्ति जो है वह आत्म, जो सेल्फ डिफेंस है, उसको उस अधिकार को छोड़ करके अन्य समस्त अधिकार लेवियाथन को सौंप देता है। ठीक है, यहां पे लॉक कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अधिकारों को, कुछ अधिकारों को सौंपता है।
ठीक है, कुछ अधिकारों को सौंपता है सरकार को, कि हमारे राज्य को सौंपता है कि वे हमारे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करें, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करें। ठीक है, और यहां पर कह रहा है, रूसो कह रहा है कि मैं कुछ सौंप ही नहीं रहा हूं, मैं जो सामान्य इच्छा के तहत मैं जिस सरकार की स्थापना करना चाह रहा हूं वह बेसिकली लेवियाथन नहीं है, बेसिकली वह सरकार नहीं है, प्रतिनिधि सरकार नहीं है, वह तो सामान्य इच्छा की सरकार है। और सामान्य इच्छा की सरकार अपनी सरकार होती है, यानी कि मैं जितने अधिकारों को सौंपता हूं उतने ही दायित्वों को मैं स्वयं भी लेता हूं। यानी कि यहां पे रूसो कह रहा है कि जितने अधिकारों को वह सामान्य इच्छा को सौंपता है, इच्छा को सौंपता है, उतने ही ठीक है, उतने ही दायित्वों को वह वापस लेता है, दायित्वों को वह प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर पूछा जा रहा है कि हाब्स कितने अधिकारों को सौंपता है, तो हाब्स कहता है कि करीब करीब समस्त अधिकार वह लेवियाथन को सौंपता है। लाक कहता है कि समस्त अधिकार नहीं, केवल प्राकृतिक अधिकारों को सौंपता है। और रूसो कहता है कि भैया यहां पे सौंपने वाली बात ही नहीं है, गवर्नमेंट ही आपके है, आप ही सब कुछ है, आप जितने अधिकारों को दे रहे हैं उतने ही दायित्वों को आप ले रहे हैं, क्योंकि सरकार आपकी है, सामान्य इच्छा की है। ठीक, अब वहां पे प्रश्न उठ रहा है कि जब अधिकारों को सौंपा जा रहा है, दायित्वों को सौंपा जा रहा है, तब प्रश्न उठ रहा है कि अगर दायित्वों को सौंपा जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है, तो सरकार का स्वरूप क्या है? अगर दायित्वों को सौंपा जा रहा है तब स्वरूप क्या है? तो यहां पे राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप क्या है? तब राज्य का स्वरूप के विषय में कहा जा रहा है कि यहां पे एक निरंकुश सरकार की, हाब्स कहता है कि एक निरंकुश सरकार की स्थापना की जा रही है। ठीक है, राज्य का स्वरूप क्या होगा? यहां पे कहा जा रहा है कि यह एक निरंकुश सरकार की स्थापना, सरकार की स्थापना। ठीक, ऐसा हाब्स मान रहा है। और लाक क्या कह रहा है कि निरंकुश नहीं, कोई भी निरंकुश सत्ता मानव कल्याण नहीं कर सकती, मानव के व्यक्तित्व का विकास करना है, क्योंकि राज्य जो है वह मानव के लिए है, मानव राज्य के लिए नहीं बना है। अगर मानव मिल करके एक सामाजिक समझौता के तहत राज्य का निर्माण कर रहे हैं तो किसी निरंकुश सत्ता को स्थापना नहीं कर सकते, और निरंकुश सत्ता व्यक्ति के कल्याण को नहीं स्थापित कर सकता, निर्धारित नहीं कर सकता। इसीलिए लाक कहता है कि नहीं, प्रतिनिधि सरकार या सीमित सरकार की स्थापना की जा रही है। प्रतिनिधि सरकार, सीमित सरकार की स्थापना, प्रतिनिधि सरकार और सीमित सरकार की स्थापना की जा रही है लाक के सरकार को, लाक के शासन के द्वारा। ठीक है, वहीं पे रूसो कह रहा है कि ना तो निरंकुश ना तो प्रतिनिधि, यह तो एक सामान्य इच्छा की, सामान्य इच्छा के तहत जनसंप्रभुता। ठीक है, जनसंप्रभु सरकार की बात कर रहा है। उसमें जो सरकार है वह जनसंप्रभु है, उसमें जो गवर्नमेंट्स है वह जनसंप्रभु है, यानी कि जनता ही शासन है, जनता ही शासक है, जनता ही शासक है और जनता ही शासित है, जनता ही शासन कर रहा है और जनता के लिए ही कर रहा है, ऐसा मानना है रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत के तहत। ठीक है, यानी कि निरंकुश भी है, ठीक है, निरंकुश भी है और जन कल्याण भावना से ओतप्रोत है। इसीलिए रूसो के विचार को जो कहा जाता है वह यह कहा जाता है कि यह
लेवियाथन का कटा हुआ सर है। यानी कि आप इस स्टेटमेंट को भी याद कर लीजिएगा, आप इस स्टेटमेंट को भी याद कर लीजिएगा, रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत, इच्छा का सिद्धांत लेवियाथन का कटा हुआ सर है। अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि लेवियाथन का कटा हुआ सर, ठीक है, लेवियाथन का कटा हुआ सिर किसको कहा जाता है, लेवियाथन का कटा हुआ सिर किसको कहा जाता है, तब आप कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे रूसो के सामान्य इच्छा को लेवियाथन का कटा हुआ सिर कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा गया, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी। अगर आपके इस प्रश्न को समीक्षा करने के लिए मेंस में जीआईसी में आ जाए, जीआईसी मेंस की परीक्षा में अगर इस प्रश्न की समीक्षा करने के लिए आ जाए, तब आप करने में सक्षम होंगे कि जो जन संप्रभुता है वह भी एक निरंकुश संप्रभुता है, वह भी एक निरंकुश संप्रभुता है, लेकिन वहां पे जो क्राउन का होता है, मुकुट होता है, उस क्राउन को काट दिया गया है, यानी वहां पे जन कल्याण की भावना को भी लाया गया है। ठीक है, यानी कि वह निरंकुश होने के साथ साथ जो सामान्य इच्छा है वह निरंकुश होने के साथ साथ व्यक्ति के कल्याण की भी बात कर रहा है, इसीलिए वह लेवियाथन की तरह निरंकुश तो है लेकिन उसका सिर कटा हुआ है, क्योंकि उसका सिर सामान्य इच्छा हो गया है, व्यक्ति के कल्याण की बात कर रहा है। ठीक है, अगर यहां तक बात हो गई तब हम आते हैं अगले पॉइंट पर कि समझौता जो हुआ था, ठीक है, समझौते के द्वारा किस प्रकार के शासन, ठीक है, किस प्रकार के शासन की बात की जा रही है, तो यहां पे अगर निरंकुश हो गया यानी कि सरकार को समझौते के असीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, यहां पे अगर समझौते के बाद जो हो कि शासन का स्वरूप के बाद कि यहां पे असीमित शक्तियां, ठीक है, असीमित शक्तियों का स्वामी, असीमित शक्तियों का स्वामी, ठीक है, शासक का स्वरूप, ठीक है, शासक के स्वरूप में हाब्स कहता है वो असीमित शक्तियों का स्वामी है, लेकिन लॉक कहता है कि ना बाबू ना, वह सीमित शक्तियों का स्वामी है। सीमित शक्तियों का स्वामी है, और वहीं पे रूसो कह रहा है कि वह सीमित नहीं, उसके वहां भी वह संप्रभुता सीमित कर रहा है, वह भी संप्रभुता को सीमित कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि जो शासक है वह सामान्य इच्छा के तहत एक सीमित सरकार, निरंकुश सरकार नहीं है। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स पे आते हैं कि अगला पॉइंट्स क्या है कि अगर वह सौंप रहा है, ठीक है, और इतनी बातों को बताया जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है, अब अगर उतने बातों को बताएगा 6-7 पॉइंट्स पे कि राज्य के पहले की अवस्था क्या थी, राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझौता जो हुआ वह कैसे समझौता हुआ, ठीक है, और समझौता के बाद जो सरकार बनी वह कैसे बनी। लेकिन क्या इस प्रकार की जो समझौताएं की जा रही हैं, क्या जो इस प्रकार की समझौताएं की जा रही हैं वह उचित हैं, यानी कि प्रॉपर वे में है, प्रॉपर वे में है, ऐसा क्लियर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा क्लियर नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए इसकी तमाम आलोचनाएं की गई हैं, इसीलिए इसकी तमाम आलोचनाएं की गई हैं। ठीक है, जैसे कि निष्कर्ष किया गया कि एक सेकंड, आलोचनाएं, ठीक है, आलोचनाएं जो की गई उसमें पहली आलोचना हाब्स की जो की जा रही है वह यह की जा रही है कि प्राकृतिक अवस्था की कल्पना ही अप्रासंगिक है। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था की कल्पना ही उचित नहीं है। ठीक है, दूसरी बात,
हमें कहीं भी प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति नहीं मिली। ठीक है। तीसरी बात, समझौता का स्वरूप जो है, ठीक है, राज्य अगर मानव द्वारा एक समय में ही निर्माण नहीं किया गया, एक समय में ही निर्माण नहीं किया गया, ठीक है। और दूसरी बात, चौथी बात जो है, कौन सा पॉइंट था यहां पर आलोचना का? चौथी आलोचना, बेंथम मिल कह रहे हैं, बेंथम व मिल कह रहे हैं राज्य का आधार समझौता न होकर उपयोगिता है। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वह समझौता न होकर के उपयोगिता है। ठीक है। अब अगली बात आ जा रही है कि अगर इतनी कमियां हैं, ठीक है, अगर इतनी कमियां हैं, अगर कृत्रिम संस्था की बात कर रहे हैं, तब आदर्श राज्य की स्थापना कैसे हो पाएगी? हम देख रहे हैं कि समाज लगातार विकासवान है, समाज लगातार विकासवान है, तो हम एक ऐसे कह सकते हैं कि एक ही टाइम पर पे राज्य की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उचित नहीं है, लेकिन निष्कर्ष हम देखेंगे, अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो कंक्लूजन यह नहीं करेंगे, कंक्लूजन हम यह करेंगे, अगर निष्कर्ष कर रहे हैं तो निष्कर्ष यह करेंगे, ठीक है, भले ही राज्य के सामाजिक समझौता सिद्धांत में तमाम कमियां हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत में तमाम कमियां हैं, लेकिन अंधविश्वास व अतार्किक सिद्धांतों से परे राज्य को कृत्रिम संस्था मानना इसकी प्रासंगिकता सिद्ध करता है, इसकी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। ठीक। यहां पे जाकर के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम एक क्वेश्चंस के रूप में कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने आपको हाब्सबर्ग रूसो पढ़ाया। हाब्सबर्ग रूसो जब मैं थिंकर्स को पढ़ाऊंगा, जब मैं प्लेटो अरस्तु से थिंकर्स को शुरू करूंगा, तब वहां पे मैं हाब्स को, लाक को और रूसो को अलग अलग एक एक लेक्चर में फिनिश करूंगा। ठीक है, अच्छे से विस्तार पूर्वक। यहां पे मैं हाब्स, लाक, रूसो के विचार को मैं केवल सामाजिक समझौता के सिद्धांत तक सीमित किया था, उनके सिद्धांतों में जो और विचार है उसका बिखराव नहीं किया। यानी कि
वहां पे जो उनके लेवियाथन का स्वरूप है उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करी, जो निरंकुश सरकार की चर्चा है उसकी चर्चा नहीं की, शासन के प्रकारों की चर्चा विस्तार से नहीं किया और ना ही प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा किया, ना सामान्य इच्छा के सिद्धांत को विस्तार से बताया। ये सब विचार को मैं जब उन थिंकर्स को पढ़ाऊंगा उस टाइम पे उसको मैं विस्तार से आपको एलिबरेट करूंगा। यहाँ पे मैं आपको केवल सामाजिक समझौता सिद्धांत और केवल राज्य की उत्पत्ति पे ही फोकस किया, क्योंकि ज्यादा चीज बताने पे आपका भटकाव होगा, ठीक है। और एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आपको हर चीज को ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी देखना होगा कि कैसे हम 250 शब्दों में एक आदर्श उत्तर लिखने का प्रयास करें, ठीक है। यहां पे ठीक, यहां से मैंने शुरू किया सामाजिक समझौता का सिद्धांत, हाब्स की पुस्तक और उसको बताया लॉक और रूसो, क्योंकि मैं केवल सामाजिक समझौता सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैं आपको ज्यादातर पॉइंट्स में ही बता रहा हूं, ठीक है। और इस प्रकार से जो एक चार्ट बनाया आपको, जो एक चार्ट बनाया, ठीक है, कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत, हाब्स, लॉक, रूसो को आपको एक चार्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत का इतना बढ़िया वर्णन कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। आप 3 थिंकर्स को अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन एक पेज में एक ही साथ पूरे सामाजिक समझौता के सिद्धांत को आपके इस क्लास में समेटा गया है। बहुत बड़ा विशाल सिलेबस, उसको बहुत बड़े सिद्धांत को एक चार्ट में लाने में थोड़ा सा प्रयास किया गया और काफी चीजें आपको इस चार्ट से मिल जाएंगी। बस आप इस चार्ट को बार बार रिवाइज करिएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। पुस्तक का नाम जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, विचारकों के नाम लिखे गए हैं, प्राकृतिक अवस्था का स्वरूप क्या है इतनी बार पूछा है कि मैं क्या बताऊं। आदर्श बर्बर की अवस्था थी, आदर्श बर्बर की अवस्था, रूसो अपने प्राकृतिक अवस्था को आदर्श बर्बर की अवस्था को कहता है, ठीक है। अब प्राकृतिक अवस्था अगर हो गए तो राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, राज्य की आवश्यकता के विषय में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद समझौता का स्वरूप क्या है, समझौता हो गया, फिर गवर्नमेंट का, राज्य का क्या स्वरूप है और शासक क्या क्या स्वरूप है, ऐसे करके सामाजिक समझौता सिद्धांत के सभी पहलुओं को आपका विचार रखा गया। फिर उनमें क्या कमियां हैं उसको बताते हुए कंक्लूजन आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत को फिनिश करते हैं। अगले वीडियोज में मैं राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत कवर करूंगा, तब जाके मेरा राज्य वाला सेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, आप लोग लाइक कमेंट करते रहे, और जिसको भी एडमिशन लेना हो तो संस्था के नंबर पर तत्काल एडमिशन ले ले, क्योंकि सारे वीडियोज पब्लिक नहीं जाएंगे। हम केवल पेड ग्रुप में अपने संपूर्ण वीडियोज पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, पब्लिक वीडियोज हमारे बहुत ही कम जाएंगे। तो जिस भी छात्रों को एडमिशन लेना हो तत्काल संस्था के नंबर पर के, वहां पे नीचे लिंक दिया है संस्थान का नंबर, आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे संस्थान का नंबर दिया गया है, उस नंबर पे फोन करके आप लोग अपने सीट को कंफर्म कराएं। आप एक पेड ग्रुप से जुड़े, तो जब आप पेड ग्रुप से जुड़ेंगे तब जाके आपको संपूर्ण वीडियोज और संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं अलविदा लेता हूं आप लोगों से, अगले वीडियोज में मिलूंगा विकासवादी सिद्धांत के तहत, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।